तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज का सिंपल टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस आया है उसका मैं पूरी तरह से डिस्कस करूंगा। तो आज 2025 का मैंने क्वेश्चन लिया है और उसमें से 5 क्वेश्चन लिया। तो आप लोग जो भी क्लास 10 में हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस बच्चे को भी जिसको ज़रूरत है उसको ये वो हेल्प कर पाए, मतलब वो उसको हेल्प हो पाए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या, हम लोग आज 5 क्वेश्चन लिए, उसी तरह से पूरा लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। साथ में मतलब अंडरस्टैंडिंग भी इसका बताऊंगा, उसके पीछे जो रीज़न है वो भी मैं बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या, एक्सपेरिमेंट से दिया गया। पहला क्वेश्चन, ए स्टूडेंट परफॉर्म टू द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट इन द स्कूल लेबोरेटरी। तो एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, तो क्या बता रहा है, लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन, आप क्या ऑब्जर्वेशन कर पा रहे क्या, तो जस्टिफाई कीजिए इस एक्सपेरिमेंट का। ताकि जो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिया गया, एक बीकर में लिया गया है जिंक का और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया है, तो क्या केमिकल चेंज हो रहा है, क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वो ऑब्जर्वेशन करना हम लोग को। तो पहला इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, पहले क्या हो रहा है देखिए, पहले जिंक यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2SO4 के साथ, जो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो आप लोग इसे कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो डाइल्यूट बोल रहा है वो डाइल्यूट कुछ है नहीं बड़ा चीज़, बस पानी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कम है। ठीक है, तो एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या बनेगा, ZnSO4 साथ में H2O गैस। ठीक है, ये बनेगा प्रोडक्ट। मतलब ये क्या है, मेटल है, जो जिंक है, क्या है, जिंक है, और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, क्या, जिंक सल्फेट और आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो जिंक ग्रैन्यूल्स ग्रेजुअली डिजल्व फॉर्मिंग ए न्यू सब्सटेंस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ये आपका एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, जो एक नया कंपाउंड बन रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, जिंक सल्फेट बन रहा है, जो इसका नेचर है वो आपका सॉल्ट है। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। ये हाइड्रोजन गैस कैसे पता चल रहा है कि ये लिबरेट कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा देर बाद, तो यहाँ पर अगर कोई फायर को हम लोग लाते हैं या फिर आग को यहाँ पर लाते हैं, तो यहाँ पर एक साउंड क्रिएट होता है जो होता है पॉप साउंड। और हम लोग जानते हैं पॉप साउंड किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है। तो इसी तरह पता चलता है कि जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये इसका बेसिक मतलब रिएक्शन है और इसका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि जब भी कभी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ठीक है, तो हम लोग दो चीज़ इसमें हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि जिंक रिएक्ट किया आपके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो एक जिंक सल्फेट बनाया है, साथ में एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया। कैसे पता चला, यहाँ पर बबल्स देखने को मिलेगा और बबल्स जैसे ऊपर आएगा तो उसके सामने अगर एक बर्निंग कैंडल को लेके आते हैं तो वो वहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन गैस होगा वो आपका बर्न करेगा और एक साउंड क्रिएट करेगा, जिसका साउंड का जो तो आपका साउंड होगा वो पॉप साउंड होगा। क्या साउंड होगा, पॉप साउंड होगा। तो हम लोग को दो चीज़ क्या देखने को मिलेगा, ये एक नया सब्सटेंस बनाया जो जिंक सल्फेट जिसको बोले हम लोग, जो कि सॉल्ट होगा नेचर में, और दूसरा क्या है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, एफर्वेशन इन ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो आपको एवर्वेशन देखने को मिलेगा, बुलबुला देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो डिफरेंट स्टेज ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा। हम लोग यहाँ पर किसका देखेंगे, हाइड्रा का देखेंगे। किसका देखेंगे, हाइड्रा। हाइड्रा का हम लोग देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हाइड्रा में वो किस तरह से टेक प्लेस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। तो बर्डिंग में कैसा होता है, देखिए ये एक हाइड्रा है, सिंपल पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल हाइड्रा है, जो मतलब क्या बोलेंगे, एज अ पेरेंट है। जैसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पेरेंट होते हैं, मदर और फादर, उसी तरह ये पेरेंट हाइड्रा है, जो इससे क्या होगा, डॉटर सेल का मतलब निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेरेंट हाइड्रा से आपका कैसे बनेगा, देखिए इसका एक स्टेज दिया हुआ, वो स्टेज को हम लोग को दिखाने के लिए बोल रहा है। ये आपका सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, प्रीवियस ईयर 2025 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा से इस तरह से एक बर्ड निकलेगा, कली जिसको हिंदी में बोलते हैं। फिर ये कली का थोड़ा सा लंबा है, इसका इलोंगेशन होगा। ये इलोंगेशन होने के बाद इसका जो टेप्स होता है वो चारों ओर फैलेगा, और उसके बाद लास्ट में ये जो आपका टेप होता है, ये जो बर्ड होता है, ये जो बर्ड होता है, ये बर्ड इससे अलग हो जाएगा, जिसके बाद अलग होने के बाद उसको हम लोग बोलेंगे डॉटर हाइड्रा। क्या बोलेंगे, डॉटर हाइड्रा। तो इसी तरह से हाइड्रा का रिप्रोडक्शन होता है, जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन बोलते हैं उसको। क्यों एसेक्सुअली बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो गैमेट्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन यहाँ पर टेक प्लेस नहीं करता है। ओनली ये क्या करता है, ये मतलब हाइड्रा से ये मतलब उसी पेरेंट से ये कट के अलग होता है। किस तरह से होता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स। ये बर्ड्स इससे अलग हो रहा है और एक नया बर्ड बना रहा है, जिसको हम लोग डॉटर हाइड्रा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डॉटर हाइड्रा। तो ये आपको सिंपली पूछा गया था डायग्राम, तो ये डायग्राम थोड़ा सा आप लोग रफली प्रैक्टिस कर लीजिएगा किस तरह से हो रहा है, ये कितने स्टेज में हो रहा है, पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में ये इंडिविजुअल हो जा रहा है। ये इंडिविजुअल इन द सेंस क्या हो रहा है, ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर हाइड्रा के बारे में भी थोड़ा सा बता दे रहे आप लोग, इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। आपका हाइड्रा जो होता है आपका
किस इसमें आता है, किसके अंदर आता है, वो आपका सिलेंट्रेटा के अंदर आता है। जैसे हम लोग सुने ना, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलेमिंथिस, निमेटेडा, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडोर्मेटा, तो फिर आपका आता है टोटल 9 फाइलम होता है। तो ये किस फाइलम में आता है आपका? सिलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया बोला जाता है, हाइड्रा, इसके बाद जेलीफिश, सी एनीमोन, ठीक है, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, और ये आपका इसका एग्जांपल है सिलेंट्रेटा फाइलम का, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए, सिंपल क्या देख लिए, हाइड्रा का बड मतलब हाइड्रा का हम लोग रिप्रोडक्शन देख लिए, जो कैसे किया, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो थर्ड नंबर पे जाते हैं हम लोग फिर। तो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इन रिलेटिवली स्लोअर देन इन एनिमल्स, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है इन प्लांट्स में रिलेटिवली स्लो होता है, किससे? एनिमल से। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है बताइए ना? मतलब कोई चीज़ को मूवमेंट करवाना, कोई चीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्लांट्स का जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो आपका स्लोअर होता है, किससे? एनिमल से। ऐसा क्या रीज़न है? क्या रीज़न है ऐसा? तो हम लोग रीज़न को हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या, बी नंबर, स्टेट द रोल ऑफ फ्लोएम इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट। तो उसका हम लोग रोल देखेंगे, किसका? फ्लोएम का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, जो प्लांट्स में होता है वो तो एब्सेंस ऑफ हार्ट होता है, मतलब उसमें तो हार्ट नहीं पाया जाता है, हार्ट उसमें होता नहीं है। हार्ट क्या करता है, हम लोग का बॉडी को पंप करता है, ऑक्सीजन को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक ले जाने में क्या करता है, मदद करता है, ताकि वो प्रेशर क्रिएट करता है, किसके थ्रू? आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरी के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, प्लांट्स में जो होता है वो कोई हार्ट वहाँ पे कोई होता नहीं है जो कि उसको पंप करे या फिर उसका रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज करे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ बोलते हैं कि प्लांट में जो होता है आपका ट्रांसपोर्ट, ये बहुत स्लो होता है, वो किसी दो वैस्कुलर टिश्यू के कारण होता है। तो वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो ठीक है, तो पहला इसका रीजन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, प्लांट डू नॉट हैव ए हार्ट। तो ये तो जेन्युइन बात है, प्लांट्स के पास कोई हार्ट नहीं होता है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल डिपेंड मेनली ऑन पेसिव प्रोसेस। देखिए ये किस पे डिपेंड करता है, पेसिव प्रोसेस पे। पेसिव प्रोसेस क्या होता है, जो एक्टिव ना हो, जो मतलब एक्टिव प्रोसेस ना हो, वो उल्टा होता है क्या, पेसिव। पेसिव में कौन कौन आता है, डिफ्यूजन आता है, ऑस्मोसिस आता है, ये दोनों क्या होता है, पेसिव प्रोसेस होता है, ठीक है। डिफ्यूजन पता आपको, एक्सचेंज ऑफ गैसियस होगा यहाँ पर। ऑस्मोसिस में क्या होगा, कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन से हायर की हायर कंसंट्रेशन से लोअर, क्या होगा, हायर से लोअर होगा, ठीक है। ऑस्मोसिस, और ये कहाँ होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में होता है। ये चीज़ अलग मैटर है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फुली परमेबल मेम्ब्रेन, वो सेल का टॉपिक है। बट इसमें भी हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस जो होता है वो किस में होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में। लेकिन ये दोनों क्या होता है, पेसिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, पेसिव। ट्रांसपायरेशन पूल होता है एंड रूट प्रेशर, ये सारा उसमें क्या होता है, कोई वहाँ पर ऑर्गन नहीं होता हार्ट जो उसको पंप करे, जो उसका रेट ऑफ मतलब फ्लोएशन को वो क्या करे, इंक्रीज करे। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा स्पीड नहीं होता, ज़्यादा मतलब स्पीड नहीं होता, स्लोअर होता है, ठीक है। एंड स्लोअर देन एक्टिव प्रोसेस इन ब्लड। जबकि ह्यूमन के पास पता ही आपको हार्ट ऑर्गन्स होता है, जो आपका किसको, ब्लड को मूवमेंट करवाने में क्या करता है, मदद करता है, एक फोर्स जनरेट करता है, वाल्व होता है उसके पास साथ, क्या होता है आपका, ठीक है। तो वो चीज़ समझ में आ गई आप लोग। सेकंड क्या है, लोअर एनर्जी रिक्वायरमेंट। हम लोग को पता है, हम लोग से ज़्यादा उन लोग को, प्लांट्स को रिक्वायरमेंट एनर्जी लो होता है। क्यों? क्योंकि उन लोग को मूवमेंट नहीं करना पड़ता, वो लोग एक ही जगह पर स्टेबल रहता है। इसीलिए प्लांट्स आर स्टेशनरी। यहाँ पर क्या बोला, स्टेशनरी बोल रहा है, एंड डू नॉट नीड फॉर मोर एनर्जी। और लोग को इसीलिए ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होता है। और हम लोग को तो हम लोग जानते हैं, हम लोग कितने सारे 24 घंटे में हम लोग कितने सारे काम करते हैं, कितने सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हम लोग को ऑब्वियस सा बात है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए तो हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग फूड को इंटेक करते हैं ना, ताकि हम लोग को एनर्जी मिल पाए, वो जो वर्क है उसको हम लोग क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो ये रीज़न हो गया, ताकि ये रीज़न हो गया उन लोग के पास क्या नहीं होता है, हार्ट ऑर्गन्स नहीं होता है जो पंप करने का काम करे, जो मूवमेंट करने का काम करता है। हम लोग का जो हार्ट होता है वो एक्टिव प्रोसेस से के थ्रू काम करता है। इन लोग का जो आप लोग का डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता है, जो ट्रांसपायरेशन का काम करता है, वो पेसिव प्रोसेस होता है। पेसिव इन द सेंस क्या होता है, काफ़ी स्लो होता है रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, बी नंबर क्या बता रहे, स्टेट द रोल ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का क्या आपका रोल है, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपको पता है प्लांट्स में दो वैस्कुलर टिश्यू होता है, एक जाइलम एक फ्लोएम। हम जाइलम का कैटेगराइज नहीं कर रहे और फ्लोएम का कैटेगराइज नहीं कर रहे, वो अलग टॉपिक है, वो आप डिप में चल जाइएगा। जाइलम में 4 पार्ट होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा, उसके बाद जाइलम ट्रैकियार्ड, जाइलम वेसल्स, वो हम अभी नहीं बता रहे, ठीक है। बस इतना जानिए, फ्लोएम क्या रिस्पॉन्सिबल करता है, फूड को ये ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। मेनली क्या, शुगर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो आपका फूड, जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक लेके जाता है। वो ऑर्गन कहाँ पे रहता है, वो प्लांट्स पे रहता है। इसीलिए इसका जो डायरेक्शन होता है ये फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ये यूनी डायरेक्शनल नहीं होता है, ये मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल होता है, ताकि सब ऑर्गन, सब टारगेट ऑर्गन के पास फूड पहुंच पाए और वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। जहाँ से फूड बनता है, हर जगह तो प्लांट्स में फूड नहीं बन रहा है, फूड तो हर जगह ना, जहाँ फूड बन रहा है उस वहाँ, अब वहाँ
उसके अलावा आपको जहाँ फूड नहीं बन रहा वहाँ तक ले जाने के लिए कौन काम करता है? ये दो वेसल्स काम करते हैं। उनमें से भी मेन इंपॉर्टेंट है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो होता है आपका फ्लोएम। कौन होते हैं? फ्लोएम, ठीक है। तो जैसे क्या फ्लोट सच एस रूट हो गया, स्टेम्स हो गया, फ्रूट्स एंड ग्रोइंग रीजन, दिस प्रोसेस इसको ट्रांसलोकेशन, और इसको ये इसका डायरेक्शन क्या होता है? बाय डायरेक्शन होता है, मतलब ये इसका डायरेक्शन अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, ये चारों ओर जाता है, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों। लेकिन जो आपका ये होता है, आपका जो ये जाइलम होता है उसका यूनी डायरेक्शनल होता है, वो अपवर्ड जाता है ना कि डाउनवर्ड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, ये फिजिक्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, 2025 में पूछा गया था आपका, ठीक है, क्लास 10 के लिए। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कॉन्केव लेंस दिया हुआ है और फोकल लेंथ उसका दिया हुआ है। यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म इन द केस, मतलब हम लोग को उसका इमेज का फॉर्मेशन देखना है कि कहाँ पर इमेज बन रहा है। तो आपको लेंस फॉर्मूला पता है, क्या होता है लेंस फॉर्मूला बताइए? 1/1 क्या होता है? एफ, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका ये हो गया, रुके थोड़ा सा ये कर देते हैं। क्या होता है लेंस का फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ये आपका लेंस फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका? क्या दिया हुआ है? u दिया हुआ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ दिया हुआ, फोकल हमको पता है कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर का क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होगा मतलब 30, क्या होगा? 30 सेंटीमीटर, दोनों ही सेंटीमीटर में है, ठीक है, दोनों ही सेंटीमीटर में है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हम लोग उसका इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 1/f, एफ की जगह क्या लिखेंगे? -30, क्या लिखेंगे? -30। v की जगह हम लोग को v का निकालना है और माइनस, और 1/u, u का वैल्यू क्या दिया हुआ? -60 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? -1/30, ये वाला इधर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1/v, ये प्लस 1/60, ठीक है। फिर देखेंगे 1/30, ये वाला इधर 60 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये -1/60 इक्वल टू व्हाट? 1/b। फिर यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम? 60, 30 का टेबल में 2 -2, या 61 या 60 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3/60। फिर ये कट जाएगा किससे? -1/20 से, जो किसका वैल्यू आएगा? 1/v का आएगा। तो यहाँ पर v का वैल्यू क्या आएगा आपका? -20 आएगा। मतलब जो आपका इमेज रहेगा वो सेम मतलब एक ही ओर होगा, मतलब सेम साइड में होगा, इसीलिए ये नेगेटिव है। और ये बता रहा है कि ये वर्चुअल भी होगा, क्या होगा? वर्चुअल होगा, ठीक है। पता है ना कॉनकेव लेंस किस तरह से होता है? किस तरह से होता है कॉनकेव लेंस? इस तरह से होता है, ठीक है। ये से 2 सेंटर होता है, 2 फोकस होता है, इसका 1 सेंटर होता है, 2 सेंटर होता है, मतलब इसको बीच में ऑप्टिकल बोलते हैं। तो आपका मान लीजिए इमेज यहाँ है ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज भी इधर ही बनेगा, ठीक है, इसीलिए ये नेगेटिव। पता है आपको कार्टेशियन मतलब फॉर्म ये में साइन में कि इधर कोई भी डिस्टेंस लेते हैं तो वो नेगेटिव होता है और इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये कितना आया आपका? -120। तो ये इसका इमेज आ गया, क्या आ गया? इमेज, ठीक है। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन, उसी और आपका इमेज भी बना है। और ये नेगेटिव बताए हुए वर्चुअल है, क्या है? वर्चुअल है, ठीक है। तो सेकंड वाला फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। उसके बाद ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इंटू 3 इक्वल पार्ट, ठीक है। इफ दिस 3 पार्ट आर देन ज्वाइंड इन पैरेलल, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। क्या बोल रहा है? किसी वायर का रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है, किसी वायर का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। इक्वल पार्ट 3, इसको 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड किया गया है, ठीक है। मान लीजिए इसको इस तरह से अगर हम एक थोड़ा सा ड्राइंग बना देते हैं। अच्छा, ये ड्राइंग बन नहीं रहा पेन टेप से ठीक से, तो चलिए इसको हम समझा ही दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। मान लीजिए ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स मतलब 3 पार्ट्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब आर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? r/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? r/3। इफ दिस 3 पार्ट आर देन जॉइन इन पैरेलल, फिर इसको पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का rp इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 होता है ना जी। हाँ, तो rp हम लोग को निकालना है, मतलब पैरेलल निकालना, तो 1/rp इक्वल टू r1 का वैल्यू क्या है आपका? सब का इक्वल हो जाएगा, r/3 क्योंकि उसको इक्वल पार्ट्स में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा? r/3 प्लस ये भी क्या हो जाएगा? r/3 प्लस आपका क्या हो जाएगा? r/3, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा यहाँ पे? मान ली यहाँ इधर देखिए आप लोग, है ना, r/p इक्वल टू आपका ये 3 आपका क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में 3/r प्लस 3/r प्लस 3/r, तो 1/rp बराबर क्या होगा? इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 9/r,
तो आर इक्वल टू क्या होगा, आर पी इक्वल टू मतलब पूरा आर, तो ये आर ऊपर चल जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 9R/9 हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया आपको, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इक्वल पार्ट्स में। इफ 3 पार्ट्स आर ज्वाइंट इन पैरेलल, इसको पैरेलल में डिवाइड किए तो क्या हुआ आंसर, ये R/9 आया आपका। ठीक है, इक्वल हो गया मतलब आर जो था R/3 हो गया, मतलब इक्वल पार्ट, तब ना जी आर के बराबर होगा। दिखा दे क्या, समझा दे फिर से, देखिए मान लीजिए यहाँ पर बता दे रहे, देखिए R/3 प्लस R/3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तब ना वो आर के बराबर होगा। देखिए क्या आर के बराबर आ रहा है, देखिए तो इसको कैलकुलेट करके ये आर के बराबर आ रहा है, तो नीचे में एलसीएम ले लेंगे किसका, 3 का, तो आर प्लस आर आपका यहाँ भी आर ही होगा, होगा ना, आर प्लस आर क्या होगा 3R/3, ये 3 कट गया तो क्या बचा, आर बचा, इसीलिए इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, वो R/3 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, R/9। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, वो आपका 5 क्वेश्चन डिस्कस हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।